सो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी दुनिया। एज प्रॉमिस्ड हम वापस आ चुके हैं विद सेकंड एपिसोड्स ब्रेकडाउन ऑफ वन पीस। जिन लोगों ने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन में क्लिक करके फर्स्ट एपिसोड देख सकते हैं। सो चलिए अब बिना और टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं ये सेकंड एपिसोड का ब्रेकडाउन। अब जब लफ़ी, ज़ोरो और नामी ने ऑफिशियल तौर पर ग्रैंड लाइन का नक्शा अपने हाथ में ले लिया है और शेल्स टाउन बहुत बुरा स्थिति में है, तो उन सभी को उनके सपनों को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, या ऐसा वे सोचते हैं, क्योंकि रियलिटी में ऐसा ऑप्टिमिज्म कितने समय तक चल सकता है। हालांकि ये माना जाता था कि वहाँ से सब कुछ स्मूथ से होगा। वन पीस एपिसोड 1 इस रिवील के साथ एंड हुआ कि समुद्री डाकू कप्तान बग्घीद क्लाउन वह नक्शा चाहता है जिसे वे ले जा रहे हैं, और इसे पाने के लिए वह सब कुछ करेगा। तो लूफी एंड क्रू के लिए चीज़ें कैसी चल रही हैं, चलो पता करते हैं। हम प्रेजेंट में तुरंत पता नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि एपिसोड 2 द मैन इन द स्ट्रॉ हैट यंग लफ़ी पर खुलता है, जो अभी भी इसे एक समुद्री डाकू बनाने के लिए डिटर्मिन्ड है और विंडमिल विलेज में अपने गम गम पिस्टल का प्रैक्टिस कर रहा है। बार मालिक माकिनो ने उसे सावधान किया कि लोग अब उससे डरना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वह अलग है, और उसे चेतावनी दी कि डेविल फ्रूट की शक्तियाँ बिना कीमत के नहीं आती है। डेविल फ्रूट खाने से तैरने की क्षमता खत्म हो जाती है और समुद्री पानी में सारी शक्ति खत्म हो जाती है। यह उन लोगों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम की बात है जो समुद्र में जीवन जीना चाहते हैं। जब शैंक्स माकिनो के बार में आता है तब लफ़ी एक बार फिर पूछता है कि क्या वह शैंक्स की टीम में शामिल हो सकता है। शैंक्स ने उससे तब तक कोई जवाब नहीं दिया जब तक कि लफ़ी को उनके दल की गलती से पता नहीं चला कि वे गांव छोड़कर वन पीस की तलाश में जाने वाले थे और उनका गांव लौटने का कोई इरादा नहीं था। प्रेजेंट डे में नामी अभी भी ग्रैंड लाइन के नक्शे वाली तिजोरी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि लफ़ी ने उसे इस हद तक इरिटेट किया है कि वह उसकी सिग्नेचर स्ट्रॉ हैट को पानी में फेंकने की कोशिश करती है। चिट चैट ज़ोरो पर असर करती है, जो झपकी लेने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा लगता है जैसे लड़ने के बावजूद क्रू में बॉन्डिंग हो रही है। जैसे ही उनके पास नक्शा तिजोरी से बाहर आता है, ये क्लियर हो जाता है कि लफ़ी रियल में नहीं जानता कि मैप पर ग्रैंड लाइन कहाँ है। नामी लफ़ी और ज़ोरो को मैप समझाती है। नामी को खजाने के एग्जिस्टेंस के बारे में डाउट है, लेकिन लफ़ी के पास उसे समझाने का ज़्यादा मौका नहीं है जब ब्राइट रेड स्मोक बॉम्ब्स जहाज़ के डेक से टकराते हैं, जिससे वे सभी बेहोश हो जाते हैं। तीनों अपने किसी भी सामान के बिना एक छोटे से क्रेट में जागते हैं, नक्शे को छोड़कर, जिसे लफ़ी ने खा लिया। ज़ोरो और नामी को डाउट है कि मरीन उनकी कैद के पीछे हैं। लफ़ी ने उन्हें करेक्ट किया और कहा कि समुद्री डाकुओं के एक ग्रुप ने उन्हें बंधक बना लिया था, जिसे ज़ोरो मानता है कि यह एक अच्छी बात है, क्योंकि समुद्री लुटेरों के पास ट्रेनिंग की कमी है और उन्हें मारना आसान है। लफ़ी का आइडिया है कि वे अपने बंधकों के साथ समुद्री डाकू के बीच डील कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्हें यह देखने के लिए अधिक समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि वे किसके साथ डील कर रहे, क्योंकि क्रेट खुलने से पता चलता है कि वे सचमुच सर्कस के बीच में बैठे हैं और टेरिफाइड एंड टीयरफुल दर्शकों से घिरे हुए हैं। लफ़ी एंड टीम लंबे समय तक सरप्राइज्ड नहीं रहे, क्योंकि बग्घी खुद कुछ मिनट बाद उनके साथ शामिल हो गया। वह गुस्से में था कि उनकी प्रेजेंटेशन उनके परफॉर्मेंस को पूरा नहीं करती थी, और फिर तुरंत चिढ़ गया कि लफ़ी ही एकमात्र व्यक्ति है जो उससे पहचानता है, उसका नाम गलत बोलने के बावजूद। बग्घी की नाक के बारे में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वह क्रोधित हो गया। बग्घी की असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि लफ़ी ने उससे पहले ही नक्शा चुरा लिया, बल्कि यह है कि वे लफ़ी और टीम को कोई भाव नहीं देता है। लफ़ी इस पर ऑब्जेक्शन जताता है और बग्घी से कहता है कि वह फ्यूचर किंग ऑफ द पायरेट्स है, एक ऐसी बात जिसे वह बार बार दोहराता रहेगा। लफ़ी की ये बात सुनकर बग्घी हंसने लगा और उन्हें बताया कि वे कुछ रैंडम बच्चे हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं है। लफ़ी और बग्घी की बातचीत से तंग आकर ज़ोरो भीड़ के सामने अपने आप को एक फेमस पायरेट हंटर इंट्रोड्यूस करता है और सरेंडर नहीं करने वाले को जान से मारने की धमकी देता है। जैसे ही बग्घी ने अपना ध्यान फेमस पायरेट हंटर ज़ोरो की ओर लगाया, नामी घबरा गई और उसे मैप के बजाय एक नया सर्कस एक्ट देने की पेशकश की। वह लफ़ी को अपनी शक्तियों का खुलासा करने के लिए चकमा देती है और बड़े सर्कस से बाहर निकलकर गांव में चली जाती है, जिसे बग्घी और उसके दल ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। उसका भागने का प्रयास लंबे समय तक नहीं चलता है और वह लगभग तुरंत ही इस एहसास के साथ वापस खींच ली जाती है कि दर्शक पूरी तरह से बंदी शहरवासियों से बने हैं। बग्घी ने ज़ोरो और नामी को चेंजिंग रूम में कैद कर रखा है, जबकि वह नक्शे का पता निर्धारित करने के लिए लफ़ी को रिंग में रखता है। शेल्स टाउन में वापस कोबी और हेलमेपो को मरीन में भर्ती किया गया है
और वे वाइस एडमिरल गारप और उनके लेफ्ट हैंड बोगार्ड के अराइवल के लिए प्रेजेंट हैं। कैप्टन मॉर्गन ने वाइस एडमिरल गारप को स्ट्रॉ हैट्स के कारण होने वाली केओस के बारे में बताया। उनके ये बात वाइस एडमिरल को एक पल के लिए भी बिलीव नहीं हुआ। मॉर्गन ने भागने का दोष हेलमेप्पो पर डालते हुए कहा कि कोबी ही एकमात्र कारण है जिसके कारण उसका बेटा बच गया। यह छोटी सी खबर कैडेट को वाइस एडमिरल गारप की नज़रों में ला देती है। गारप को देखने के लिए कोबी को बुलाया जाता है, जिसने नए रिक्रूट को यार्ड में अजीब तरह से घबराए हुए व्यवहार करते हुए देखा। वह और बोगार्ड कोबी को बताते हैं कि वे जानते हैं कि वह समुद्री लुटेरों का दोस्त है और उन्होंने उस पर समुद्री डाकुओं के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया, जिससे कोबी को इस बारे में सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वह लफ़ी से कैसे मिला। गारप के सामने स्वीकार किया कि उसे डर था कि सच्चाई बताने से वह भर्ती नहीं हो पाएगा। हालांकि लफ़ी का नाम सुनते ही गारप का पूरा बिहेवियर बदल जाता है। इसके बजाय वह खुशी खुशी कोबी को सुझाव देता है कि वे एक साथ मिलकर लफ़ी का पता लगाएं। बग्घी के सर्कस के पिछले कमरे में जोरो और नामी खुद को बंधे हुए पाते हैं और पहली बार लफ़ी को इन दोनों के बीच में मीडिएटर के रूप में काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो कहीं और फंसा हुआ है। नामी अभी भी शहर में हुए विनाश से डरी हुई है, लेकिन जोरो लंबे समय तक उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, बल्कि इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है वह उन्हें छोड़कर कैसे भाग सकती है। दोनों एक कंक्लूजन पर हैं। जोरो किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने में असमर्थ है और नामी सोच रही है कि वह लापरवाह और हिपोक्रेट दोनों हैं। कोई बेहतर रास्ता न होने पर दोनों एक ट्रूसे पर आते हैं और वह केज से बाहर निकलने के लिए एक छुपी हुई लॉकपिक का उपयोग करती है। अगले ही पल उन्हें लफ़ी की चीखें सुनाई देने लगी। एक्चुअल में चीखें, दर्द की चीखें नहीं हैं, क्योंकि लफ़ी अपने लिम्स को एक साथ फैलाने का एंजॉय कर रहा है, जिसे टॉर्चर माना जाता है। उसके सामने उसकी कंटिन्यूड चीयरफुलनेस बग्घी को क्रोधित कर देती है, जो तय करता है कि साइको एनालिसिस ही आगे बढ़ने का रास्ता है। यहाँ तक कि समुद्री डाकू बनने की चाहत के लिए लफ़ी के उद्देश्यों पर भी सवाल उठाता है। उसे डाउट है कि लफ़ी अपने मेंटर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और लफ़ी की स्ट्रॉ टोपी की ओरिजिन का सही अनुमान लगाने से पता चलता है कि वह शैंक्स को एक बार जानता था जब वे छोटे थे और एक ही क्रू में थे। शैंक्स से नफरत करने के उसके कारण ये हैं कि उन्होंने उसे स्पॉटलाइट से दूर रखा, और आश्चर्य होता है कि क्या लफ़ी के साथ भी ऐसा ही हुआ, जहां बग्घी ने शैंक्स को गलती से एक डेविल फ्रूट खाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। एट लास्ट लफ़ी के करेज में क्रैक्स पड़ने लगती हैं, जब तक बग्घी ने शहर के बच्चों में से एक को टॉर्चर करने की धमकी नहीं दी। लफ़ी अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है और बग्घी के चेहरे पर एक मुक्का मारता है, जिससे उसका सिर उड़कर ऑडियंस के बीच जा गिरता है। बग्घी का सिर बिल्कुल ठीक है, जैसा कि उसके शरीर का बाकी हिस्सा है, जो डेविल फ्रूट की बदौलत इच्छानुसार टुकड़ों में अलग हो सकता है। बग्घी ने लफ़ी से निपटने के लिए एक नया प्लान बनाया। उसे धीरे धीरे समुद्री पानी से भरने वाले टैंक में बंद कर दिया। ये महसूस करते हुए कि फोर्स और रिवर्स साइकोलॉजी काम नहीं कर रहा है लफ़ी पर, बग्घी लफ़ी को अपने क्रू में शामिल करने की कोशिश करता है, जिसे स्वाभाविक रूप से वह मना कर देता है। इस बात से नाराज़ होकर कि लफ़ी ने यह मानने से इनकार कर दिया कि शैंक्स और उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया, और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लफ़ी ने कहा कि बग्घी फ़नी नहीं है, जिससे समुद्री डाकू गुस्सा हो गया और तेज़ी से लफ़ी को डुबाने की कोशिश करता है। सो लफ़ी और शैंक्स के साथ एक्चुअल में क्या हुआ? एक डिफरेंट फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि छोटा लफ़ी शैंक्स के दल के जाने से परेशान है, और जब हिगुमा माकिनो के बारे में आता है तो वह थोड़ा रेकलेस फील करता है। वह डाकुओं के साथ लड़ाई करता है। ठीक उसी समय जब शैंक्स और उसके दल वहां पहुंचते हैं और जवाबी लड़ाई करते हैं, स्थिति अंततः कुछ हिंसा का कारण बनती है। जबकि वे डाकुओं को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, लफ़ी खुद लापता हो गया है। जबकि चालक दल का ध्यान भटक रहा है, हिगुमा लफ़ी को पानी के बीच में ले जाता है और उसे बताता है कि कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आ रहा है, जो एट लास्ट शैंक्स के सामने आने पर गलत साबित होता है। लेकिन इससे पहले कि लफ़ी को एक समुद्री ड्रैगन द्वारा पानी में फेंक दिया जाता है, जिससे उसकी सारी ताकत और तैरने की क्षमता खत्म हो जाए, शैंक्स अपने पावर से जानवर को भगा देता है, लेकिन ड्रैगन उसकी लेफ्ट हैंड को काट देता है। शैंक्स के शहर छोड़ने से पहले दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है। लफ़ी ने एट लास्ट एक्सेप्ट किया कि वह अभी तक रेडी नहीं है, बट शैंक्स से प्रॉमिस करता है एडवेंचर्स के लिए एक लॉयल क्रू को इकट्ठा करेगा, और शैंक्स उसे अपनी कीमती स्ट्रॉ टोपी के साथ छोड़ देगा। भागने की कोशिश में नामी और जोरो लंबे समय तक अकेले नहीं हैं। काबाजी उनके साथ शामिल हो जाता है, और जब नामी अपने केज का ताला तोड़ने का काम पूरा कर रही होती है तो वह जोरो को ध्यान भटकाने का काम देती है। चूंकि जोरो ज़्यादा बातूनी नहीं है,
इसलिए वह सैड होने का दिखावा करके अपने भाई की मौत पर काबाजी को नाराज करने का फैसला करता है। चूंकि जोरो पहले से ही मौत के पहिया में फंसा हुआ है, काबाजी ने पहिया को घुमाना शुरू कर दिया और उस पर नाइव्स फेंकना शुरू कर दिया, जिससे नामी को जल्दी से काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह डिस्ट्रैक्शन काम करता है। जैसे ही नामी खुद को फ्री करती है और जोरो काबाजी के चाकू में से एक का उपयोग करके अपनी कलाई को काट देता है, जिससे वो फ्री हो जाता है। अंत में एक साथ काम करते हुए दोनों काबाजी को डिफीट कर देते हैं। जब नामी हर मिलने वाले जोकर को मारने के लिए एक मास्टर प्लान बनाती है तो जोरो के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और दोनों अपने कप्तान को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्होंने लफ़ी को उसके टैंक से मुक्त कर दिया और एट लास्ट लूफी वह नक्शा निकाल देता है, जिसे बग्घी उससे पहले ही पकड़ लेता है। जबकि लफ़ी फर्श पर ठीक हो रहा होता है, जोरो और नामी को बग्घी के कटे हुए शरीर के हिस्सों के बवंडर का सामना करने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह दिखाते हुए कि वह शैंक्स का शिष्य है, लफ़ी बग्घी से कहता है कि वह किसी भी पर्सनल इंसल्ट को सहन कर सकता है, लेकिन अपने दोस्तों को धमकी देने की लाइन खींचता है, कुछ ऐसा जो पूरी सीरीज में उसका गाइडिंग प्रिंसिपल साबित होता है। अंततः वे बुग्गी के शरीर के अधिकांश अंगों को अलग अलग बक्सों में बंद करके उसे रोकने में सफल हो जाते हैं और बंदी नगरवासियों को मुक्त कर देते हैं। हालांकि जोरो को नामी पर भरोसा करने में स्ट्रगल करना पड़ा होगा, लेकिन लफ़ी के लिए यह कभी कोई सवाल नहीं था, जो बिना किसी हिचकिचाहट के नक्शा सौंप देता है, कुछ ऐसा जो नाविक को आश्चर्यचकित कर देता है। शेल्स टाउन में गारप ने कोबी और हेलमेप्पो के स्क्वाड्रन के साथ समुद्री डाकुओं की खोज में एक नया अभियान चलाया और मॉर्गन से उन्होंने उसका पद ले लिया। समुद्र में वापस आकर नामी ने लफ़ी की टोपी को हुए नुकसान को ठीक किया और उसके और जोरो के डेक पर घूमने से ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अंततः अपनी जगह पर व्यवस्थित हो रहा है। जब तक नामी जहाज के केबिन में नहीं घुसती और अपने बेहद क्यूट स्नेल फ़ोन से एक रहस्यमयी कॉल करती है, ये बताने के लिए कि उसके पास नक्शा है। ऐसा लगता है कि आखिरकार जोरो का डाउट करना सही था। इसी के साथ वन पीस का एपिसोड 2 एंड होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्द ही हम वन पीस के दूसरे एपिसोड और कई अन्य वेब सीरीज़ और फिल्म रिव्यूज़ हिंदी में अपलोड करेंगे। सी यू सून। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।